टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व और आपका जो प्रमुख घराने हैं इनसे क्वेश्चन लगातार देखे गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो प्यारे बच्चे, बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं, सीन टू पे दिखा देंगे, छोटा फॉन्ट रहेगा। तो बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, तो ध्यान से देखना, जो यूनेस्को है, पहले आप मुझे बताएं यूनेस्को की स्थापना कब हुई, कमेंट सेक्शन में फटाफट से। यूनेस्को ने प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के लिए, यानी कि जो नेचुरल और कल्चरल आपके लैंडस्केप्स है के लिए बायोस्फीयर रिजर्व नाम रखा। बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण, यानी जो हमारा नेचर है उसको बचाने के लिए, साथ में आर्थिक और सामाजिक, यानी जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है उसका एक रिलेशन, उसका एक संबंध बनाने का प्रयास करता है। इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। क्या बोलेंगे? इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। अभी तक परफेक्ट आंसर किसी भी बच्चे का नहीं आया है। परफेक्ट आंसर यूनेस्को की स्थापना कब हुई, किसी भी प्यारे बच्चे का अभी नहीं आया परफेक्ट आंसर। संगम जी का आया है, शुभम पंडित सामली का आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम ठीक है। दुर्गेश शर्मा जी एकदम ठीक है। तो इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। एक कोर क्षेत्र होता है जो बिल्कुल सेंटर पे होता है, फिर एक बफर एरिया होता है आपका, और फिर एक ट्रांजिशन जोन होता है, यानी जिसको हम संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात अब तक की ये पूछी जाती है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? तो क्या कहेंगे? भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। वैश्विक रूप से पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो 120 प्लस देशों में 686 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये तो पूरी दुनिया के हुए, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप लोगों को अभी तक क्या याद रखना है स्लाइड में, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? वो 18 हैं। ठीक है, अब 18 से कैसे क्वेश्चन पूछता है आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं नाम की लिस्ट आपको दिखा दूंगा। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो भारतवर्ष में फैले हुए हैं प्यारे बच्चे, ध्यान से देखना। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, पहले मैं आपको नॉर्थ ईस्ट का दिखा देता हूं। ये सीन 2 पे दिखाएंगे बच्चों को ताकि क्लियर दिखे। जैसे एक है आपका कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट ये हमारा हिमाचल प्रदेश का हो गया। ठीक है, फिर है हमारा यहाँ पर नंदा देवी, ये उत्तराखंड का हो गया। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। भैया क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन पूछता है जो आपका कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहां पर स्थित है। डिब्रू सेखोवा ये हो गया प्यारे बच्चे हमारा कहां, असम में। देहांग दिबांग हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश सीमा पर। ठीक है, और ऐसा नहीं एक ही स्टेट में होगा, एक से ज्यादा में हो सकता है। ये आपका क्या बोलेंगे, खांचनजो का है, ये सिक्किम का हो गया। मानस हो गया आपका प्यारे बच्चे असम का। ठीक है, ये नोकरेक हो गया मेघालय का। सुंदरबन हो गया पश्चिम बंगाल का। ये पन्ना हो गया मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश का ये पंचमढ़ी हो गया। कच्छ हो गया ये गुजरात का। क्या हो गया? कच्छ ये गुजरात का हो गया। ठीक है, इसी में हम अगर आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चे, इधर हमारा नीलगिरी जो सबसे पुराना भी है तमिलनाडु का, नीलगिरी। और यहाँ पर आप देखोगे अगस्त्यमलाई है। क्या बोलोगे? अगस्त्यमलाई जो केरल और तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पर? केरल और तमिलनाडु में। यहाँ मन्नार की खाड़ी है। यहाँ आपका शेषाचलम है जो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। और ये अचनकमार है आपका। क्या बोलेंगे? अचनकमार ये कहां पड़ेगा भैया? तो इसके लिए हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कहा? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये सिमलीपाल हो गया उड़ीसा का, और अंडमान निकोबार का ये ग्रेट निकोबार एरिया हो गया। ठीक है, तो ये इनका एक लोकेशन हो गई, इनकी एक जगह हो गई। ठीक है, देखेंगे तो यहाँ पर हम आते हैं प्यारे बच्चे आपका नीलगिरी। तो सबसे पहला पूछा जाएगा, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? 1986 का नीलगिरी है। नीलगिरी कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में इसकी सीमा पड़ती है। ठीक है, आगे बात करेंगे 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व कहां है? उत्तराखंड में है। ठीक है, 1989 मन्नार की खाड़ी ये कहां पर है? तमिलनाडु में है। नोकरेक कहां है? मेघालय में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। और इसमें से ज्यादातर आप लोगों ने प्यारे बच्चे अगर हम बात करें जो हमने वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़े तो कुछ नाम रिपीट हो रहे हैं, यस और नो। आप कहेंगे हाँ जी। सिमलीपाल कहां था? उड़ीसा में, ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। दिहांग दिबांग कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश का है। क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट अचनकमार अमरकंटक मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो गया। कच्छ का रण मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ा स्थल भी था गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट शीत मरुस्थल तो ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। कंचनजंगा आप जानते ही हैं सिक्किम में है। अगस्त्यमलाई बहुत महत्वपूर्ण है, केरल तमिलनाडु तक फैला हुआ है। और बड़ा निकोबार ये अंडमान निकोबार में है। डिब्रू सेखोवा ये भी क्या है? हमारा असम में स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व है। शेषाचलम की पहाड़ियां जो प्यारे बच्चे बायोस्फीयर रिजर्व है, आंध्र प्रदेश का है। और पन्ना ये एमपी का, ये आप जानते होंगे कि पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत इतनी बात में? कोई परेशानी? आगे आएंगे। अब बात आती है पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? वो है 1986 का नीलगिरी। मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे बेहतरीन प्रश्न है। सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, वो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा? कच्छ। कहां पर है वो आप लोग बताते चले। कच्छ एक बार बताएंगे, जैसा भी बताया मैं, तमिलनाडु केरल का हो गया आपका, कर्नाटक तक नीलगिरी। कच्छ एक बार कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कहां है तो आप कहेंगे भैया जी गुजरात। ठीक है, और 12,454 वर्ग किलोमीटर एरिया में आएगा। किलोमीटर नहीं, वर्ग किलोमीटर में आएगा। ओके, किलोमीटर स्क्वायर में। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो डिब्रू सेखोवा है। और डिब्रू सेखोवा कहां आएगा? आपका असम में आएगा। क्या बोलेंगे? असम में आएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे? ये भैया जी असम में आएगा, और ये सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये तीनों चीजें, ये सबसे पहला कौन सा? नीलगिरी 1986 का, सबसे बड़ा कच्छ है, और सबसे छोटा डिब्रू सेखोवा है। ठीक है जी, योगेंद्र कश्यप जी मेरे दोस्त, इस दिल के लिए धन्यवाद। आज हम लोगों की अंतिम क्लास साथ में होगी, और फिर आगे कभी मिलेंगे जब अगली वैकेंसी आएगी। तो इस बार तो फ्री पढ़ लिया आप लोगों ने, बड़े मन से पढ़ा है। कहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि आपकी क्लास चल रही थी, क्लासेस नहीं हुई? कोई शिकायत हो तो आप जरूर एक बार बताना। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आप लोगों को बस ऐसे ही कोई आपको पीडीएफ ना मिली हो, या आपको एप्लीकेशन पे किसी क्रम से क्लासेस ना हुई हो, या ऐसे ही 2-4 टॉपिक करा दिया और सब कुछ छोड़ दिया। तो मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि जो हम आप लोगों को पेड क्लासेस में करवा पाते तो सेम ही, और आप आगे भी कभी देखोगे ना बाकी पेड क्लासेस में मैं आपके इस कंटेंट की काफी हेल्प लेने वाला हूँ। आप देखोगे बारंबार रिपीट होगा, बहुत शानदार कंटेंट है। ठीक है,
पहला समुद्री जीव मंडल रिजर्व कौन सा है? पहला जो मरीन बायोस्फीयर रिजर्व बना वो है मन्नार। क्योंकि मन्नार कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु के नीचे है। आप सारे जानते होंगे मन्नार की खाड़ी है। तो तमिलनाडु में मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व 10,500 किलोमीटर स्क्वायर का। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971। बोलेंगे भाई फटाफट से। भैया जी आपने कल चिराग वेज किसी दूसरे चैनल से भैया आपकी वीडियो यूट्यूब पर दिख रहे हैं, अभी तक आपने हिंदी पढ़ाया चिराग वेज, मतलब समझा नहीं। अच्छा, मतलब हमने जो वीडियो पढ़ाई है उसी वीडियो को यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं सेम, कोई दिक्कत नहीं, वो तो अच्छी बात है। देखो बच्चों के पास तक वो एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब बात आती है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कब का है? 1971 का है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में भारत के कुल बायो कितने बोलेंगे? भारत के कुल जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी संख्या 11 है। अब बोलेंगे कुल 11 है जिन्हें एमएबी के तहत मान्यता प्राप्त है। एमएबी क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो होता है आपका, यानी एमएबी बोले तो मैन एंड बायोस्फीयर एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है लोगों को उनके वातावरण और वातावरण के बीच के जो संबंध है उसको सुधार के लिए क्या बोलते हैं वैज्ञानिक जो आधार है वो स्थापित करना है, ताकि लोग इसके वैज्ञानिक प्रभाव को समझ पाएं और जो समझ है उन लोगों की और जो उद्देश्य है वो एकदम से क्लियर होकर लोग इसके लिए काम करें। ठीक है, ये एमएबी योजना थी। अब वो 11-18 में से इनसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? तो एमएबी के तहत दर्ज सुंदरबन कहाँ है? फिर से वही प्रश्न रिपीट होंगे, पश्चिम बंगाल। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। नीलगिरी, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, देख के मत बताना। नीलगिरी बताएंगे किस वर्ष में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना? अगर मैं आपसे पूछूं, बोलेंगे भाई फटाफट से, बोलेंगे भाई फटाफट से, क्या बोलेंगे? नीलगिरी तमिलनाडु, केरल कर्नाटक, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। विशाल त्रिवेदी आप एक बार मेरे पास वो लिंक भेज देंगे, व्हाट्सएप नंबर आपके पास मेरा है, ठीक है, तो वो लिंक आप भेज देना, मैं देख लूंगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड में, नोक्रेक क्या बोलोगे मेघालय में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा। और सारे बच्चों का आंसर है 1986 भैया, एकदम ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अचनकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, महान निकोबार अंडमान निकोबार, अगस्त्य मलाई मैंने अभी भी बोला आपसे बहुत महत्वपूर्ण है, केरल तमिलनाडु में बायोस्फीयर रिजर्व है। कंगचेनजोंगा ये कहां पर है? आपका सिक्किम में है, ये लिखा हुआ नहीं, लिख लेना आप सिक्किम। जो बायोस्फीयर योजना है ये कब आई? 1986 में आई। एक तो बताया मैंने आपको एमएबी प्रोग्राम वो 1971 में आया, बायोस्फीयर योजना आई 1986 में। इस योजना में क्या किया गया कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है इनको हम लोगों को कंजर्व करना है, सुरक्षित रखना है, इनको संरक्षण देना है, लोगों को समझाना है कि ये कितने महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, आप इनको सिक्योर करिए। तो ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे, तो जितने भी उत्तर पूर्वी राज्य हैं, सेवन सिस्टर्स का नाम आपने सुना है, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य हो गए हमारा, सिक्किम हो गया सेवन सिस्टर्स के अलावा, और 3 हिमालयन राज्य। हिमालयन राज्य से मतलब है हमारा, अब तो 3 के, अब तो हम इनको 4 बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और अभी आप समझ जाना सिर्फ लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड और साथ में हिमाचल प्रदेश, तो 2 यूटी और 2 स्टेट। तो ये जो हिमालयन राज्य है इनके लिए जो सरकार, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इनके लिए सरकार देती है 90%, और ये जो यूटी या बोलेंगे जो स्टेट है, ठीक है, तो यूटी के लिए तो पूरा गवर्नमेंट देख लेगी। बाकी जो 2 हिमालयन राज्य बचे कौन कौन से? उत्तराखंड बचा और हिमाचल प्रदेश बचा, और उत्तर पूर्वी राज्य, इनके लिए सरकार का जो रेशियो है सेंट्रल से 90% जाता है और 10% जाता है आपका स्टेट से। कहां से? स्टेट से जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ऐसे ही अगर बाकी राज्य हैं यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्य और हिमालयन राज्यों को हम छोड़ करके बात करें तो वो रेशियो जाता है 60-40 का, यानी 60% सेंटर इसको वहन करता है और 40% कौन? स्टेट इसको वहन करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सिद्धार्थ 17 टू मच, थैंक यू, बहुत बढ़िया। लास्ट वाली लाइन गड़बड़ की लग रही है मुझे बस। वित्तीय सहायता, ठीक है, ये क्या है? फाइनेंशियल हेल्प है। ऐसे ही प्यारे बच्चे प्रमुख कलाकार और प्रमुख घराने हैं जो आप लोगों की डिमांड थी भैया ये जरूर कराना, और इनसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो घराने से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते होंगे भैया? तो घराने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी एक व्यक्ति का नाम देकर के कि ये कौन से घराने से संबंध रखते हैं। बोलेंगे भाई फटाफट से, तो बोलेंगे ग्वालियर घराने के जो संस्थापक हैं, ये सीन 2 पर दिखा देंगे, छोटा फॉन्ट है, हद्दू खान, हस्सू खान और नत्थू खान। तो ग्वालियर आप जानते हैं मध्य प्रदेश में है। घराने का क्या मतलब होता है भैया? तो घराने का मतलब है जिन्होंने इसको शुरू किया, गायन की शैली हो गई तो किसी ने तो उस शैली को बनाया होगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें, ध्यान से देखना, इसमें क्या है? इसमें खुली आवाज का गायन, ध्रुपद अंग का गायन, गमक का प्रयोग। अब इन शब्दों पे मत जाना आप, गमक क्या है? तो ये जो वाइब्रेशन होते हैं ना आपके, जो संगीत में आपका कंपन होता है उसको बोलते हैं गमक का प्रयोग, और अलापों का निराला ढंग प्रयोग किया जाता है। आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है प्रमुख कलाकार कौन है? प्रतिपादक, यानी जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, हद्दू खान, हस्सू खान और नत्थू खान के बाद में जिन्होंने ग्वालियर घराने को आगे बढ़ाया। तो कौन है? विष्णु दिगंबर पलुष्कर, ओंकार नाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास, वीणा सहस्त्रबुद्धे, बालकृष्ण बुआ, इचकलर जीकर होगा। ठीक है, बोलेंगे कोई दिक्कत? बस इतने में ले लेते होंगे बच्चे, स्क्रीनशॉट इतना ही रहने दें। ठीक है भैया, ये समझ पा रहे हैं? दिख रहा है आपको सीन 2 पे या नहीं? एक बार कुछ बता तो दिया करो। चलो भाई, संगम वो करंट अफेयर्स का टॉपिक है प्यारे बच्चे, मैं सारी चीजें नहीं करा सकता हूँ, उसके लिए रियली सॉरी, है ना। चलो भाई, वो चीजें आप देख लिया करो, थोड़ी रिसर्च आपकी भी होनी चाहिए छात्र होने के नाते। कार्तिक पवार प्यारे बच्चे, ये भी आप टॉपिक बता रहे हैं करंट अफेयर्स का। ठीक है, विष्णु दिगंबर पलुष्कर, ओंकार नाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास, वीणा सहस्त्रबुद्धे, बालकृष्ण बुआ, क्या बोलोगे? इचलकर जीकर। इचलकर जीकर ये कहाँ के हैं? तो आप कहेंगे भैया जी ये हमारे ग्वालियर घराने के हैं। ठीक है, और भैया मुझे ही रहने दो। कोई कह रहा जी आप यूवी की तरह दिख रहे हैं, कोई कह रहा जी आप केएल राहुल, कोई कोहली, मेरे को 10-15 रूप है भैया,
मुझको मेरे जैसा रहना दे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या बोलोगे, आगरा घराने के जो संस्थापक हैं, आगरा घराना उत्तर प्रदेश का है, तो इसके जो संस्थापक थे ये हाजी सुजान खान है। हाजी सुजान खान कौन थे, तानसेन के दामाद थे। और प्यारे बच्चे उस्ताद गग्गे खुदा बख्श, ये दोनों हैं इसके संस्थापक। ठीक है, क्या बोलोगे, खुदा बख्श और हाजी सुजान खान। आगरा घराना हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। इसमें नोम तोम में अलाप करना, खुली जोरदार आवाज में गाना एवं लय ताल पर विशेष जोर दिया गया है। ये चीजों पर आप बहुत फोकस ना करें प्यारे बच्चे। प्रमुख कलाकार कौन है, बहुत हद से ज्यादा पूछे गए हैं। फैयाज खान का संबंध किस घराने से है, आगरा, ये आपके काम का प्रश्न है। ठीक है, लता फत हुसैन खान या दिनकर काकिनी, क्या बोलेंगे, दिनकर काकिनी, इनका संबंध किससे है, आगरा घराने से। किराना घराना, क्या बोलेंगे, फिर से वही बात, इसके संस्थापक कौन है, अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान। ठीक है, अब्दुल वाहिद खान। और कलाकार कौन है, सवाई गंधर्व सुरेश बाबू माने, जरूर पढ़ के जाएं प्यारे बच्चे कौन से घराने से हैं। और साथ में माणिक वर्मा नाम ना भूलें। इनका संबंध किस घराने से है, ये किराना घराने से जुड़े हुए हैं। ठीक है, किराना घराने से ये जुड़े हुए हैं। और प्रभा अन्य हीराबाई बाडोदकर जी है ही। बनारस घराना संस्थापक, अगर हम बात करते हैं बनारस घराने की, तो यहां पर देखेंगे बनारस घराने में प्यारे बच्चे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध घरानों में गिना जाता है। शास्त्रीय संगीत संगीत के क्षेत्र में इस घराने का महत्वपूर्ण योगदान है। यह घराना गायन और वादन दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस घराने को ख्याल गायकी, ख्याल का मतलब होता है कि तेजी से गाना, तेज आवाज में, खुली आवाज में गाना, ख्याल गायकी के रूप में भी जाना जाता है। इस घराने में तबला वादकों, सारंगी वादकों के लिए प्रसिद्ध रहा है। किनके लिए, तबला वादक। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप एक तबला वादक का नाम बताएं जो सबसे प्रसिद्ध नाम आपके समझ में आएगा, तो बोलेंगे एक बार, तो ख्याल शैली के लिए इस घराने का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या बोलोगे, ख्याल शैली के लिए इस घराने का महत्वपूर्ण योगदान है, बोलेंगे एक बार। एक सेकंड रुकना प्यारे बच्चे। चलो भाई आगे आएंगे। तो ख्याल शैली के लिए इस घराने का क्या है, एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है जी, आगे आएंगे। चलो, तो बहुत सारे नाम आप लोगों ने बताए हैं, तो यहां पर देखना ध्यान से। तो ये प्यारे बच्चे जो लोग हैं जो बनारस घराने से जुड़े हुए हैं, और बनारस घराने की हम बात करें तो याद रख लेना ये जयपुर घराने के समकालीन है। इसके समकालीन है जयपुर घराने, और ये एक साथ ही विकसित हुए। जयपुर घराने के क्या है, ये समकालीन है। और जयपुर घराने के समकालीन में प्यारे बच्चे कौन कौन लोग हैं बनारस घराने में। पहनाई वादक आप सब लोगों ने नाम सुना है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का। किसका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो। और आपका पंडित राम सहाय मिश्र। अब जो ये राम सहाय मिश्र है, यहाँ पर देखना आप लोगों को कि राम सहाय मिश्र जी को ही क्रेडिट दिया जाता है। किसका, कि ये एक संस्थापक हैं आपके बनारस घराने के। किसको, पंडित राम सहाय मिश्र। ठीक है, इनको संस्थापक माना गया है। तबला वादक में पंडित कंठे महाराज, अनोखे लाल, किशन महाराज और गुदई महाराज, ये हमने पहले तबला वादकों में पढ़े थे प्यारे बच्चे। पखावज और मृदंग, ये याद है आपको कि कौन से वाद्य यंत्र से कौन सा कलाकार संबंधित है, एक बार हम सब करेंगे। क्या बोलेंगे, मदन मोहन भोलानाथ पाठक, पंडित अमरनाथ मिश्र। सारंगी की हम बात करें प्यारे बच्चे, भैया खेल खिलाड़ी उनसे और क्वेश्चन भी करा दो, एसएससी पूछता है। अनिल काजिला जी, रोज प्रैक्टिस सेट में मैंने कम से कम आप तो मैंने आपसे कहा था कि जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है ना अभी हाल ही में, उन खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से ये करना। और ये मैंने प्रैक्टिस सेट में 3 बजे में मैं आप लोगों से हमेशा अपील करता रहा, और ना जाने कितने स्टैटिक जीके के टॉपिक मैंने उस 3 बजे के सेट में करा दिए। जो 77 क्लास में पहले करा चुका था जीएस के लिए, ठीक है, 77 क्लास, उनमें मैं लगातार अपील आपसे करता रहा। बहुत मैंने स्टैटिक जीके उसमें शामिल करने का प्रयास किया, और अभी भी 3 बजे जो क्लास चल रही है उसमें भी स्टैटिक जीके के मैं फैक्ट हर रोज शामिल करता हूँ। लेकिन शायद तब आप क्लास से जुड़े हुए नहीं थे, या आपको लगता होगा कि ठीक है क्या ही करना। मदन मोहन भोलानाथ पाठक, अमरनाथ मिश्र हो गए। सारंगी से कौन है, गोपाल मिश्र, हनुमान प्रसाद मिश्र और नारायण विनायक। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर भी बनारस घराने से हैं। आप देख रहे हैं बनारस घराने में कितने बड़े बड़े कलाकार हैं। और संतूर वादक शिव कुमार शर्मा भी किससे हैं, ये भी बनारस घराने से हैं। ठीक है, चलो। जयपुर, भैया ये वाली टी शर्ट क्यों, भैया मेरा उसके लिए आपका सिलेक्शन हुआ है ओडीआई वर्ल्ड कप में, इस बार मैं खेलने जा रहा हूँ अगले वाले में, क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस कुछ ठीक नहीं थी और कुछ खिलाड़ी हमारे बड़ा हम निराश हुए अभी पीछे। तो उसमें यह है कि अब जो टीम है 11 लोग होंगे, तो 11 लोगों की जगह अब लोग जाएंगे सिर्फ 5, मतलब 5 में 4 खिलाड़ी अलग और बाकी 7 खिलाड़ियों का काम मैं अकेले वहां पर कर रहा हूँ। तो उस लोगों ने चुना है, अब जाकर के जिम्मेदारी जब मिली है तो निभानी पड़ेगी, देश की बात है, इसलिए पहन रखी है टी शर्ट मैंने। अगर लोगों तक ये मैसेज तो जाए, मैं एकदम से पहुंच जाऊं प्ले ग्राउंड पर, तो लोग एकदम से पहले इस बात में मैच का मजा नहीं ले पाएंगे ना, वो फिर उनको ये लगेगा कि भाई मैच में पता नहीं ये कौन आ गया है। तो ताकि आप सब लोगों को क्लियर हो सके कि आगे जो कमान है, जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, देश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी गई है कि भाई 7 खिलाड़ियों का प्रदर्शन आपको अकेले करना है। मैंने ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाएं हाथ का खेल है। तो जयपुर, अतरौली, और मेरा क्रिकेट में एक रिकॉर्ड हो रहा है कि आज तक, ऐसा तुम पता कर लेना, कोई मजाक, आज तक मैं मतलब ओपनर बैट्समैन हूं और मेरी शुरुआत हमेशा